इस चुनावी मौसम में इंडिया डेली लाइव पर हम अक्सर नेताओं को आपके पास लेके आते हैं, उनकी बात आप तक पहुंचाते हैं और बीजेपी के अलग अलग कैंडिडेट, अलग अलग नेता, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, उनसे जब कभी भी आप बात कीजिए या कोई प्रत्याशी उनसे पूछिए तो उन्हें अपने नाम और अपने काम वो गिनाना कम आता है और उनके पास प्रधानमंत्री मोदी का नाम और काम ज़्यादा उन्हें गिनाया जाता है और वही उनके लिए गारंटी है उनके अपने जीत की। समाज और देश को छोड़िए, अपनी जीत की गारंटी उन्हें वही सबसे बड़ी नज़र आती है। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे और दिखाते हैं कि अलवर का जातीय गणित और जो पॉलिटिकल इक्वेशन है वहाँ का क्या कुछ कह रहा है। अलवर सीट का चुनावी समीकरण देखिए। अलवर सीट पर यादव समाज का दबदबा रहा है। अब की बारी भी वहाँ से एक नहीं बल्कि दो यादव कैंडिडेट एक दूसरे के आमने सामने हैं, जैसा कि आपने हमारी रिपोर्ट में देखा। यादव प्रत्याशी यहां से 8 बार जीतकर संसद पहुंचे हैं, यानी कि जो बात हमने कही ये उसी का तस्दीक है कि 8 बार अब तक यादव एमपी वहां से जीत कर आए हैं। एक बार फिर लड़ाई यादव बनाम यादव का है। एक तरफ भूपेंद्र यादव है, दूसरी तरफ ललित यादव है। जो मैंने पहले कहा था, लोकल बनाम बाहरी प्रत्याशी का मुद्दा गर्म है। भूपेंद्र यादव को कांग्रेस ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो बाहरी हैं और उनका अपना कैंडिडेट जो है वो लोकल है। ये अलग बात है कि कांग्रेस के अंदर भी अपने आप में भी कलह है। भूपेंद्र यादव पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। कांग्रेस में आपसी कलह और कई नेता नाराज है क्योंकि टिकट काटकर दूसरे टिकट को दिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कि इस लोकसभा सीट के अंदर जो विधानसभा की 8 सीटें आती हैं उसमें से 5 पे कांग्रेस को जीत मिली है, यानी मुकाबला आसान नहीं होने वाला है भूपेंद्र यादव के लिए। अब जातीय समीकरण समझिए तो अंदाजा आ जाएगा। यादव यहां पर 3.10 लाख और मेव समाज के 3.3 लाख और दलित 4.5, जाट 1.2। ये आपके पास ब्राह्मण, वैश्य और मीणा समाज के लोगों के नंबर हैं। अब आप समझ सकते हैं कि यादवों की संख्या को देखते हुए कि अगर एक यादव कैंडिडेट हो तो क्या नतीजा होता और अगर 2 हो तो यादवों में भी वोट आपस में बटेगा। इसका नुकसान किसको उठाना पड़ सकता है। प्लस बीजेपी की जो कहानी बताई कि अब की बारी बालकनाथ जी का टिकट वहां से पहले ही, चूंकि विधानसभा लड़े तो इसीलिए उनका लोकसभा लड़ना मुनासिब नहीं था। अब आप अगला देखिए, ये 2019 के नतीजे हैं। महंत बालकनाथ को 60.06% और भंवर जितेंद्र सिंह जो कांग्रेस के थे 34%, यानी कि जो अंतर है वो बहुत ज़्यादा है। लगभग 26% का अंतर दोनों के वोटों में है। हम चाहेंगे कि इससे पिछला 2014 के नतीजे भी आप दिखाइए। 2018 के जो उपचुनाव हुए उसमें देख लीजिए आप, कांग्रेस के करण सिंह यादव हैं जिनको कि 57% वोट मिले और वो जीते किससे, तो जसवंत सिंह यादव जो बीजेपी के, यानी दोनों यहाँ पर भी 2 यादवों के बीच ही मुकाबला था और उसमें लेकिन कांग्रेस को बढ़त मिल गई थी। और ये है 2014 के नतीजे। महंत चांदनाथ बीजेपी के, उस बार उनको भी तब भी 60% के आसपास वोट मिले और हारने वाले भंवर जितेंद्र सिंह थे 33.71, यानी जब दोनों बारी जो जीत मिली है उसमें बीजेपी को लगभग 60% के करीब वोट मिले हैं, यानी कहीं आपस में मुकाबला टिक नहीं पाया। ये आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये अलवर लोकसभा सीट की कहानी है जो आपके सामने दिखाई दे रही है। अब अलवर की कहानी तो हमने राजस्थान की आपको बता दी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि देवभूमि उत्तराखंड में क्या कुछ है और वहाँ पर हरिद्वार में सीटों की लड़ाई वहाँ पर कौन किसके सामने है। तो यहाँ पर बीजेपी ने इस बार अपना पत्ता बदल दिया है। पिछली बार उत्तराखंड के पूर्व सीएम रमेश निशंक यहाँ से चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार उनका पत्ता साफ हो गया और उनकी जगह टिकट दिया गया है त्रिवेंद्र रावत को। रावत साहब को भी आपको याद होगा कि गैरसैंण को लेकर जो हो हल्ला हुआ था उसके बाद उनको अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी मुख्यमंत्री की। पार्टी शायद अब उन्हें दिल्ली की सियासत में लाना चाहती है, लेकिन हरिद्वार से दिल्ली का रास्ता उनके लिए बहुत आसान नहीं है क्योंकि बीच में स्पीड ब्रेकर की तरह खड़े हैं वीरेंद्र रावत। वीरेंद्र रावत कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत के बेटे हैं जिनका अपना एक अलग वोट बैंक है पहाड़ में। लेकिन पिछली बार चुनाव में उत्तराखंड में बीजेपी का स्ट्राइक रेट 100% रहा था, यानी कि सारी सीटें उसने जीती थी। तो इसलिए इस बार भी पार्टी उम्मीद करेगी कि वो सभी सीटों पर जीत हासिल करे। तो इस बार वहाँ पर कैसी हवा बह रही है, ब्रांड मोदी का कैसा डंका है, ये हमने जानने की कोशिश की ताकि आप समझ पाए कि चुनाव का असली माहौल कैसा है हरिद्वार।
बीजेपी लगाएगी हैट्रिक या कांग्रेस को आशीर्वाद? देवभूमि में किसे मिलेगा जनता का प्यार? संविधान बचाना है, कांग्रेस बनाना हरिद्वार देवभूमि उत्तराखंड की सबसे चर्चित और हाई प्रोफाइल सीट है। पूर्व सीएम हरीश रावत और रमेश पोखरियाल निशंक जैसे दिग्गज नेता हरिद्वार से जीतकर संसद पहुंचे और केंद्रीय मंत्री बने। हरिद्वार में इस बार मुकाबला एक तरफा नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस बिखराव से जूझ रही है और पार्टी के अंदर कलह भी चरम पर है। ऐसे में बीजेपी एक बार फिर यहां बड़ी जीत का दावा कर रही है। एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए, और एक तरफ वो गठबंधन है, गठबंधन इंडी गठबंधन, इंडिया गठबंधन है कि नहीं है? मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ और इंडी गठबंधन कहता है भ्रष्टाचारियों को बचाओ। कोई राष्ट्रीय स्तर की बात या प्रांतीय स्तर की बात नहीं है। गांव के स्तर पर भी, मोहल्ले के स्तर पर भी उनके कार्यकर्ताओं ने हमारा स्थान ले लिया है। जब तक हम उनको उस स्थान से पदच्युत नहीं करेंगे, उनको हटाएंगे नहीं, तो हम कैसे अपने मोहल्ले के नेता हो पाएंगे, अपने गांव के नेता हो पाएंगे? अपने मां गंगा की तीर्थ स्थली, योग और आध्यात्म की नगरी के रूप में हरिद्वार की पहचान पूरी दुनिया में है। सियासी पंडितों का मानना है कि हरिद्वार में जिस भी पार्टी की जीत होती है, उसका असर राज्य की बाकी 4 सीटों पर भी दिखता है। बीजेपी ने इस बार मौजूदा सांसद रमेश पोखरियाल निशंक का टिकट काटकर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को उतारा है, जबकि कांग्रेस ने पूर्व सीएम हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को टिकट दिया है। उनकी बहन अनुपमा रावत हरिद्वार ग्रामीण सीट से विधायक है। वहीं बीएसपी ने जमील अहमद को उतारा है, लेकिन मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच का है। पिछले 10 लोकसभा चुनाव की बात करें तो हरिद्वार में बीजेपी ने 6 बार जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस के खाते में 4 बार जीत गई है। 2019 में उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर बीजेपी ने भगवा लहराया था। प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी और विकास कार्यों के दम पर त्रिवेंद्र सिंह रावत एक बार फिर बड़ी जीत का दम भर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो कार्यकाल रहा है, ऐसा बेदाग कार्यकाल शायद देश की आजादी के बाद पहली बार 10 साल के प्रधानमंत्री काल में कोई भी आरोप हमारे प्रधानमंत्री जी पर या हमारी सरकार पर नहीं लगा पाया। हमारा संगठन सत्ता में है चाहे सत्ता से बाहर है, लगातार सतत संघर्ष करता है। गंगा माई की सेवा की है और गंगा माई आशीर्वाद देगी और निश्चित रूप से कांग्रेस बहुत भारी बहुमत से यहाँ जीतने जा रही है। कांग्रेस को सर्व समाज का हमेशा वोट मिला है और आगे भी जो है सर्व समाज कांग्रेस को यहाँ जिताने का काम करेगा। हरिद्वार में कमल खिलेगा या फिर कांग्रेस का हाथ मजबूत होगा, ये तो 19 अप्रैल को जनता तय करेगी। लेकिन सियासी संग्राम जरूर चरम पर है। बीजेपी ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई रैलियां कर चुके हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जनसभा करके जीत का दावा भी किया है। भ्रष्टाचारियों को बचाना है क्या? देश सुरक्षित मोदी जी के नेतृत्व में है, देश आगे बढ़ रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, और इसमें हमको भी अपना योगदान करना है। 19 तारीख को कमल का बटन दबाकर त्रिवेंद्र रावत को दिल्ली भेजना है और मोदी जी के हाथ मजबूत करना है। बोलिए त्रिवेंद्र रावत को भेजेंगे ना? हालांकि कांग्रेस के उम्मीदवार वीरेंद्र रावत का कहना है कि बीजेपी के पास हरिद्वार में गिराने के लिए कोई विकास कार्य नहीं है, जबकि वो अपने कामों के दम पर वोट मांग रहे हैं। कांग्रेस सरकार के दौरान उन्होंने धर्मपुर, मध्य हरिद्वार समेत कई क्षेत्रों में जलभराव की समस्या खत्म कराई, कई इलाकों में पानी की समस्या का निदान कराया, जबकि बीजेपी का कहना है कि उनकी सरकार ने देवभूमि की
पूरी तस्वीर बदल दी है। हरिद्वार सीट पर चुनावी समीकरण की बात करें तो यहां ओबीसी वोटर सबसे ज्यादा है, लेकिन देहात इलाके में मुस्लिम वोटर की संख्या काफी है। ये सीट उत्तर प्रदेश और मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सहारनपुर जिले की सीमा से लगी हुई है और इसलिए यहाँ कभी चौधरी चरण सिंह का भी दबदबा हुआ करता था। वही बीएसपी प्रत्याशी जमील अहमद कासमी भी मीरापुर विधानसभा से विधायक रह चुके हैं। अब देखना ये होगा कि इस बार बीजेपी हरिद्वार में हैट्रिक लगाने में कामयाब होती है या फिर कांग्रेस को जीत का स्वाद मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो हरिद्वार की रिपोर्ट आपने देख ली। अब थोड़ा ये समझना पड़ेगा कि दो बार पिछले जो दो चुनाव हुए 2019 और 2014, उसमें कौन सा कैंडिडेट बीजेपी का था जिसको जीत मिली, कितने वोट मिले, उसके बेसिस पे आप इस बार का थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि ग्राफिक दिखाएं आप। ये देखिए, ये आपके सामने 2019 के नतीजे हैं। रमेश पोखरियाल निशंक जो बीजेपी के लीडर हैं, उनको 52 से ज़्यादा % वोट मिले हैं और जो कांग्रेस के नंबर 2 पे रहे अम्बरीश कुमार, उनको 32% वोट है। यानी 52% के करीब वोट आप देख रहे हैं कि बीजेपी को मिले, जबकि कांग्रेस को 32-20% के करीब का अंतर है दोनों के बीच में। अब 2014 में लौटते हैं। 2014 की तरफ जब आप जाएंगे तो 2014 में फिर एक बार रमेश पोखरियाल निशंक है, 50% से ज़्यादा का उन्हें वोट और साथ उनके सामने रेणुका रावत 35 के आसपास। वही 15-20% का मार्जिन दोनों पार्टियों में दोनों ही बारी में रहा। लेकिन और 2009 में अगर आप जाएंगे तो देखेंगे कि ये यहाँ पर हरीश रावत कांग्रेस के वो खुद जीते थे। ये तब की बात है जब देश में मोदी की लहर नहीं थी। 2014 के बाद के समीकरण, इक्वेशन और लोगों के वोटिंग पैटर्न सब बदल चुके हैं, जो आपने हमारे पिछले 2 ग्राफिक में देखा। अब की बारी बीजेपी के लिए ये है कि जो उम्मीदवार उनका 2 बारी लगातार जीता था, उसको छोड़ के उन्होंने एक नए कैंडिडेट जो कि राज्य के मुख्यमंत्री हैं उनको उतारा है। तो अब आप इसके जरिए देखिए कि मोदी की अगुवाई में हरिद्वार में बीजेपी मजबूत दिख रही है, क्योंकि नाम, ब्रांड सब कुछ मोदी का है। मोदी सरकार ने देवभूमि के तीर्थ स्थलों का विकास किया है, तो जाहिर सी बात है लोग खुश होंगे वहाँ पर। उसके आगे देखेंगे तो जो कांग्रेस है उसमें पार्टी में टूट और आपसी कलह के चलते कांग्रेस एक नज़र में ऐसा लग रहा है कि थोड़ी वीक पड़ती वहाँ पर आ रही है, क्योंकि ब्रांड मोदी से भी उसे मुकाबला करना है, सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड नहीं बल्कि पूरे देश में। ओबीसी, हिंदू, सवर्ण, तीर्थ पुरोहित वोटर बीजेपी के समर्थक हैं, तो इसका फायदा पार्टी को मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा वो मान रहे हैं। और जो निर्दलीय और बीएसपी प्रत्याशी वहां पर हैं, इसका नुकसान कांग्रेस को वहां पर उठाना पड़ सकता है। तो ये है हरिद्वार का सियासी गणित जो हमने आपको बताया। और जाति समीकरण भी एक नज़र अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए, कुल वोटर 18 लाख है। 18 लाख की ये कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिसमें ओबीसी वोटरों की संख्या लगभग 40% है, दलित वहाँ पर 19% से ज़्यादा और मुस्लिम 25%, सवर्ण 12। लेकिन इन सारी जाति समीकरण से ऊपर हरिद्वार की स्थिति ये है कि वहाँ पर जो अब तक चुनाव, जो आपने पिछले 2 बारी में देखा जब से मोदी की लहर है, 50% से ज़्यादा वोट बीजेपी को मिले हैं। तो बीजेपी इस बार भी कॉन्फिडेंट होगी, क्योंकि अभी जिस तरह का माहौल है और मोदी के नाम को लेकर जिस तरह का कॉन्फिडेंस उन्हें वो दिख रहा है, उनको लगता है कि वही तीसरी बार भी रिपीट होगा। बेशक कैंडिडेट बदल गया हो, उम्मीदवार बदल गए हों, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत को दिल्ली आने का रास्ता आसान होगा मोदी के नाम पर। तो ये हमारी हॉट सीट में आज की सीट थी हरिद्वार। इससे पहले हमने आपको अलवर बताया। फिलहाल मैं रुकूंगा यहाँ पे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार आप देखते